This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और दोनों राज्यों के चुनाव कार्यक्रम जारी करने के बाद सभी सियासी दलों में हलचल तेज हो गई है। उम्मीद तो ये थी कि आज इलेक्शन कमीशन की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें झारखंड और महाराष्ट्र और जितनी जगह भी विधानसभा सीटें खाली हुई थी लोकसभा चुनाव में, उनके बाई इलेक्शन भी आज उनके कार्यक्रम भी आज जारी किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आज केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। उनकी तारीखों के ऐलान होने के बाद अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और कुछ रीजनल पार्टियों में हलचल मच गई है और हलचल ये है कि जम्मू कश्मीर के जो पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो दौरा किया था, पूरी टीम ने पूरी बेंच कश्मीर गई थी, तो वहाँ पर चुनाव कराने के कयास तभी से लगाए जाने शुरू हो गए थे। दोनों ही राज्य बहुत हॉट हैं और दोनों का अलग अलग महत्व है। अभी जो तारीखों का ऐलान हुआ है उसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो दोनों प्रदेश हैं, दोनों प्रदेशों के विधानसभा चुनाव कराए जाने का जो ऐलान हुआ है उसको लेकर के राजनीतिक दलों ने पहले से तैयारियां की हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय कांग्रेस का मुख्य चेहरा है और वो कांग्रेस जो पिछले चुनाव में थोड़ी 3-4 सीटों से बहुमत से दूर रह गई थी, अब वो कांग्रेस फिर भूपेंद्र हुड्डा को आगे करके चुनाव में उतरने जा रही है। ये पहले ही एक कार्य योजना तैयार हो चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में चेहरे को लेकर उहापोह है। अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ नायब सिंह सैनी जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको चेहरा घोषित नहीं करती है तो ये चुनाव फिर भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस नरेंद्र मोदी होगा, जिस तरह से पिछले चुनाव में भी हुआ था। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर चेहरा होते थे, उनको 6 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उनको केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया और यहाँ पर जो नायब सिंह सैनी हैं वो इस समय मुख्यमंत्री हैं। नायब सिंह सैनी वो जादू कर सकते हैं यहाँ की जनता पर जो दूसरे नेता कर सकते हैं, इसमें अभी संदेह है। चर्चाएं तो ये भी हो रही है कि नायब सिंह सैनी को अपने लिए भी एक नई सीट तलाशनी पड़ रही है। वो यमुनानगर की नारायणगढ़ से विधायक हैं और उनको मनोहर लाल खट्टर का बेहद खास माना जाता है, इसीलिए वो करनाल डिस्ट्रिक्ट में अपनी सीट ढूंढ रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर इस बार 90 विधानसभा सीटों वाली इस राज्य में लड़ाई बहुत रोचक होने जा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो सब ने देखा। पिछले लोकसभा चुनाव तक पिछले तकरीबन 10 सालों में यानी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार 10 और एक बार 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट गई और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 5-5 पर मैच आकर रुका। 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ले गई और 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस ने जीत ली और कांग्रेस ने उस दौर में ये सीटें जीती है जब कांग्रेस को अपना सूखा खत्म करना था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हरियाणा में पिछले 5 साल से एक बैसाखी वाली सरकार चल रही थी जिसमें जेजेपी पार्टी भी शामिल थी और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। मनोहर लाल को हटाने के बाद जब यहाँ राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और नायब सिंह सैनी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, तब जेजेपी ने साथ छोड़ दिया, लेकिन निर्दलियों को और कुछ जेजेपी के पार्टी के विधायकों को मिलाकर भाजपा अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो गई। अब यहाँ पर चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनावी बिगुल के साथ ही यहाँ पर सभी ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। जो विधायक तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने की, जो पार्टियां तैयारी कर रही थी अपने लड़ाकों को रणभूमि में उतारने की, वो वक्त आ गया है और अब हरियाणा में एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जिसका 10 साल से यहाँ पर राज है और गैर जाट राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे बड़ी इम्तिहान की घड़ी होगी। तब उसके पीछे कई कारण भी होंगे। किसान आंदोलन की आग अभी भी वहां सुलगी हुई है, इसी वजह से लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा।
खिलाड़ियों का जो आंदोलन दिल्ली में चला उसमें मैक्सिमम खिलाड़ी हरियाणा के थे, उसका नुकसान भी लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। और अब विनेश फोगाट का मुद्दा, जो 100 ग्राम वजन बढ़ने से ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने से रह गई और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और उसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया का यह बयान कि हमने विनेश फोगाट पर 70 लाख खर्च किए हैं, उसका हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में और वेस्टर्न यूपी में और दिल्ली में भारी रिएक्शन है। अब चूंकि बात जगह तो चुनाव नहीं है, लेकिन हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो खिलाड़ियों का रिएक्शन, किसानों का रिएक्शन और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की गैर जाट राजनीति को आगे बढ़ाने का रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन मिलकर कांग्रेस को एक मजबूत बल तो दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की भीतर की जो अंदरूनी लड़ाई है वो कुमारी शैलजा का एक गुट अलग है, रणदीप सुरजेवाला का अलग है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अलग है। हालांकि अगर हम वेट की बात करते हैं, हम आप वजन की बात करते हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने ये तमाम नेता कहीं नहीं ठहरते। फिलहाल हरियाणा में पूरी तैयारी हो गई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस का चेहरा हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाजपा का चेहरा कौन होगा, इसमें पूरी तरह से संशय बना हुआ है। क्योंकि भाजपा एक रणनीति पर काम करती है, वो कहीं भी किसी भी स्टेट पे चेहरा घोषित नहीं करती। उसकी थ्योरी ये है कि अगर किसी को चेहरा घोषित करते हैं, उसके जो एंटी वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चेहरा घोषित करने का काम चुनाव जीतने के बाद में होगा। लेकिन जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, पब्लिक उसी को चेहरा मानकर वोट करती है और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी शायद इस बात को मानते भी हैं और जानते भी हैं। अब चूंकि हरियाणा में एक बहुत भीषण संग्राम चुनाव के बहाने होने जा रहा है और ये संग्राम भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेगा। क्या भाजपा वहां पर विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगा सकेगी, अपनी सरकार बना सकेगी, या कांग्रेस जो पिछली बार बहुमत के आंकड़े से थोड़ा ही पीछे रह गई थी, क्या वो उस आंकड़े को पार करके वहां पर सरकार बना लेगी? अगर कांग्रेस ऐसा कर लेती है तो ये समझिए कि हरियाणा में भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। और अगर भाजपा अपनी सरकार तीसरी बार बना लेती है तो कांग्रेस के लिए संघर्ष के लिए और भी राहें ढूंढनी होगी और कांग्रेस को संघर्ष और भी कड़ा करना होगा। Now we present the shorter electioneering period and in the best possible and conducive environment. Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September, and phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba and the Kathua region. अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को
दो हिस्सों में बांट दिया था। लद्दाख एक इस समय अलग राज्य है और जम्मू कश्मीर अलग राज्य है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है और तमाम रीजनल पार्टियां भी हैं, भाजपा है, कांग्रेस है। यहाँ पर अलग अलग गुट है, अलग अलग शक्ति के केंद्र हैं राजनीतिक तौर पर, वो अपना दमखम दिखाएंगे। फारूक अब्दुल्ला की फैमिली है, मुफ्ती सईद की फैमिली है और इधर भाजपा है और कांग्रेस है। गुलाम नबी आज़ाद की क्या स्थिति बनेगी, वो कितना प्रभाव चुनाव पर डाल सकेंगे, वो आजकल प्रो भाजपा भी हो गए हैं, अलग एक पार्टी बनाकर। जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है। धारा से 370 हटना, वहाँ के लोग बताते हैं कि ये मूल आत्मा है, ये मूल आत्मा है, मूल आत्मा से प्रदेश को अलग कर दिया गया, लेकिन उसका अभी ऐसा कोई असर देखने को मिलेगा। ये पहला विधानसभा चुनाव होगा जब उसका दिखेगा कि कोई असर है भी कि नहीं। सतपाल मलिक जब वहाँ के गवर्नर होते थे, उन्होंने ही इस बात की अनुशंसा की थी कि धारा 370 को हटा दिया जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था, जब उनसे पत्रकार ने सवाल पूछा कि आपने मूल आत्मा को राज्य से अलग कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, मैंने पूरे देश की आत्मा के साथ राज्य को जोड़ने का काम किया है। तो धारा 370, CAA और UCC, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं जो पूरे देश भर में मुद्दे बनकर हर चुनाव में चल रहे हैं, उनका क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, भाजपा को कितना फायदा होने जा रहा है और अन्य राजनीतिक दलों को कितना फायदा होने जा रहा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों राज्यों के चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने जा रहे हैं और भाजपा कांग्रेस के साथ ही कुछ क्षेत्रीय दलों का वजूद भी इस बार तय होना है कि वो बने रहेंगे या खत्म हो जाएंगे।